दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक महादानी प्रताप राजा अमर शक्ति रहता था। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्र बहुशक्ति, उमा शक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों के शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राज्य में उस समय 500 वृत्ति भोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजा के पुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों को शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ, इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उनके पास भेज दिया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं के द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग होने से उसे पंचतंत्र का नाम दिया गया है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं, पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलकीयम, चौथा लब्ध प्रणाशम और 5वां अपरीक्षित कारकम। अब मैं सबसे पहले मित्र भेद की कहानियाँ आपको सुना रही हूँ। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र माने एक बनिया रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धन उपार्जन किया जा सकता है, या भिक्षा, दूसरा राजसेवा, तीसरा खेती, चौथा विद्या, 5वां सूद और 6वां व्यापार। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर और सुदृढ़ बैल लगवाए। उनका नाम था संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी के तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके साथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में आप क्यों डाल रहे हैं? तब वर्धमान ने संजीवक बैल की रखवाली के लिए एक रक्षक रखकर आगे को प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहाँ से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया है, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु का सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया और किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। अब इसके बाद मैं अगले एपिसोड में आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।